नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत मज़ेदार है क्योंकि आज हम पढ़ेंगे सूफी कवि है ना, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। और सबसे पहले कवियों की ये जो श्रृंखला है इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे मलिक मोहम्मद जासी के बारे में। ठीक है, सूफी काव्य में काफ़ी सारे और भी कवि हैं, लेकिन जो सबसे प्रमुख कवि है वो है मलिक मोहम्मद जासी जी, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए मलिक मोहम्मद इनका मूल नाम है। जासी इनके नाम के पीछे इसलिए लगा है क्योंकि ये जायस प्रदेश के थे। दोस्तों जायस प्रदेश है उत्तर प्रदेश के रायबरेली में, और इसके बारे में इन्होंने स्वयं लिखा है कि जायस नगर मोर स्थानों, मतलब कि मेरी जो जन्मभूमि है, जन्म स्थान है, वो है जायस नगर उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये मालूम हो गया होगा। देखिए दोस्तों, इनका जन्म कब हुआ? 1492 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु हुई है 1542 ईस्वी में। ठीक है, देखिए जन्म स्थान के बारे में वही बात है जो मैंने आपको अभी बताई है। जायस प्रदेश में इनका जन्म हुआ है, उत्तर प्रदेश के रायबरेली में, और इन्होंने स्वयं ये पंक्ति कही है, जायस नगर मोर स्थानों, मतलब कि जो मेरी जन्मभूमि है, जहाँ पे मैं पैदा हुआ हूँ, वो है जायस नगर। ठीक है दोस्तों, ये आपको सबको मालूम हो गया है। देखिए मैंने ये बात भी यहाँ पे आपके लिए लिख दी है नोट करके कि जायस नामक स्थान से संबंधित होने के कारण ही इनका नाम जायस ही पड़ा पीछे। और इनका नाम हम कभी कभी पूरा भी नहीं लिखते, ऑप्शन में भी आपको डायरेक्ट जायस ही लिखा मिलेगा। ठीक है, ऐसा भी कई बार होता है, तो आप समझ जाते हो जायसी से कि यही है। तो दोस्तों इनका जायसी नाम है, ये इसीलिए पड़ा क्योंकि इनका जो जन्म स्थान है वो जायस प्रदेश है। ठीक है, देखिए इनके गुरु के बारे में पढ़ लेते हैं। कौन है इनके गुरु? गेरसन जो है, इन्होंने इनके जो गुरु माने हैं वो है सूफी फ़कीर शेख मोहिदी। ठीक है दोस्तों, ये इनके गुरु माने हैं गेरसन ने। और देखिए सैयद अशरफ है और शेख बुरहान है, ये भी इनके गुरु माने जाते हैं। तो ये तीनों इनके गुरु है दोस्तों। इनसे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देखिए तीनों ऑप्शन में दे देंगे और एक और दे देंगे, फिर आपसे पूछेंगे निम्न में से कौन सा है जो मलिक मोहम्मद जासी जी का गुरु नहीं है। तो आपको इन तीनों का नाम याद होना चाहिए, शेख मोहिदी का। ठीक है दोस्तों, सूफ़ी है, ये सूफ़ी है वो, तो शेख मोहिदी और सैयद अशरफ और शेख बुरहान। ठीक है, ये तीनों इनके गुरु हैं, इनका नाम आप याद रखना। ठीक है, अब इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में पढ़ लेते हैं। दोस्तों देखिए इनकी प्रमुख रचनाओं में तो तीन ही आती है, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। ये इनकी बिल्कुल प्रमाणिक रचना भी मानी जाती है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना है तीनों। ठीक है, और इसके अलावा जो इनकी रचनाओं के नाम मिलते हैं वो है चित्ररेखा है, कहरनामा है और मसाला नाम के। और ये चित्ररेखा है, ये है लघु प्रमक्षान। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये तीन है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। और इन तीनों में भी जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो पद्मावत है, ये तो आप सभी जानते हो। ठीक है दोस्तों, ये है इनकी रचनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण, मतलब कि रचनाओं के नाम है। अब हम पढ़ते हैं एक एक रचना को लेके कि इसमें कौन सी महत्वपूर्ण बात है, और तीन रचनाओं के बारे में ही पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन बनता है और ज़्यादातर क्वेश्चन बनता है पद्मावत से, लेकिन एक दो पॉइंट ऐसे जो अखरावट और आखिरी कलाम से भी पूछ लिए जाते हैं अक्सर, तो उसको भी हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए पद्मावत के बारे में पढ़ लेते हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य है जो पद्मावत में ऐसे है जो हमारी एग्जाम में बार बार आते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पद्मावत का जो रचना काल है वो है 1540 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, हिजरी में देखिए कहीं पे 1947 लिखा है, कहीं पे 1920 भी लिखा है, तो आप ये याद रखिए। वैसे पद्मावत का जो रचना काल है इससे संबंधित क्वेश्चन कम ही पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आप एक बार इसको पढ़ लीजिए। और आपके पास जो पुस्तक है दोस्तों, जो भी है, सरस्वती पांडे है या कोई भी पुस्तक जो आप पढ़ रहे हो, उसको अच्छे से पढ़ते चलिए टॉपिक वाइज साथ में, ताकि आपकी सारी चीज़ें क्लियर होती चले। ठीक है, देखिए दोस्तों पद्मावत है, इसमें 57 खंड है, और जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि पद्मावत है या फिर सूफी काव्य में जितनी भी रचनाएं लिखी गई है वो मसनवी शैली में लिखी गई है, और पद्मावत है ये भी उसी तरीके से लिखी गई है, इसलिए इसमें सर्ग नहीं है। इसमें 57 खंड है, अलग अलग खंड है और उनमें विभाजित की गई है ये। ठीक है दोस्तों, देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको हिंदी साहित्य का प्रथम बड़ा महाकाव्य माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा है और बहुत महत्वपूर्ण स्थान ये रखते हैं हमारे हिंदी साहित्य में। इन्होंने पद्मावत के लिए क्या बोला है कि ये बड़ा महाकाव्य है, हिंदी साहित्य का प्रथम बड़ा महाकाव्य है। ठीक है दोस्तों, ये बोला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। देखिए दोस्तों, पद्मावत को सूफी काव्य परंपरा का प्रौढ़तम काव्य माना जाता है। पद्मावत है ये सूफी काव्य परंपरा का प्रौढ़तम काव्य इसलिए माना जाता है कि सर्वश्रेष्ठ रचना अगर हम देखें सूफी काव्य में तो वो पद्मावती है। ठीक है दोस्तों, चित्तौड़ के राजा है रतन सेन। ठीक है दोस्तों, चित्तौड़ के राजा है रतन सेन, और सिंगलदीप की राजकुमारी है, सिंगलदीप मतलब श्रीलंका। ठीक है, सिंगलदीप की राजकुमारी है पद्मावती। इनके प्रेम विवाह और विवाह उत्तर मतलब विवाह के बाद के जीवन का मार्मिक चित्रण इसमें किया गया है पद्मावत में। मतलब कि यहाँ पे एक पॉइंट में आपको बता दिया कि इसमें पूरी कहानी है क्या। चित्तौड़ के तो राजा है रतन सेन जी,
और सिंगलदीप मतलब श्रीलंका की राजकुमारी है पद्मावती। इनका पहले हुआ है प्रेम विवाह और विवाह के बाद में इनके जीवन में क्या क्या हुआ उसका मार्मिक चित्रण किया गया। ठीक है दोस्तों, ये है इस रचना में, ये सारी चीज़ें हैं, घटनाएं हैं, अलग अलग भागों में बांटी गई है। देखिए दोस्तों, इसकी कथा को 2 भागों में बांटा गया है, मतलब कि ऐसे बहुत सारे खंड है इसमें, लेकिन भाग 2 है। पहला है पूर्वार्ध भाग और दूसरा है उत्तरार्ध भाग। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जो पूर्वार्ध भाग है ना दोस्तों, देखिए ऊपर कर देते हैं उसको। जो पूर्वार्ध भाग है ना दोस्तों, इसमें रतन सेन और पद्मावती की विवाह तक की कथा है, मतलब कि जब तक इन दोनों की शादी हो गई है ना तब तक की कहानी इसमें है, पहले के भाग में, पूर्वार्ध भाग में। ठीक है दोस्तों, और इसको आलोचकों ने काल्पनिक माना है। जो हमारे आलोचक है हिंदी साहित्य के, उन्होंने बोला है कि ये काल्पनिक है, ये भाग है जो। और उत्तरार्ध भाग है दोस्तों, इसमें विवाह उत्तर जीवन की कथा है, विवाह के बाद की कथा इसमें बताई गई है दूसरे मतलब कि उत्तरार्ध भाग में, और इसको ऐतिहासिक बताया गया है। ठीक है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, एक बार याद कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, आलोचकों ने क्या कहा है ये भी आपको याद रखना है, और दोनों में क्या क्या चीज़ें, पहले के में शादी तक की कथा है और दूसरे वाले में शादी के बाद का जो जीवन है उसकी कथा है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, डॉक्टर हरदेव बहारी है, इनका जो ग्रंथ है प्राकृतिक साहित्य का इतिहास, इसके अनुसार इन्होंने बोला है कि ये जो रचना है, मतलब कि जो पद्मावत इनकी रचना है, उसका जो मूल स्रोत है ना दोस्तों, वो प्राकृतिक में रचित एक रचना है, रतन शेखर कथा। ठीक है, ये है इसका मूल स्रोत, किसका, पद्मावत का। ठीक है, और कौन सा है स्रोत, प्राकृतिक की रचना है, नाम क्या है, रतन शेखर कथा। ठीक है दोस्तों, आपको ये याद रखना है। और किसके अनुसार, डॉक्टर हरदेव बहारी के अनुसार, इनका ग्रंथ है प्राकृतिक साहित्य का इतिहास, इसके अनुसार। देखिए, किसी भी तरीके से घुमा के आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, किसके अनुसार माना गया ये, इसका मतलब कि स्रोत, मूल स्रोत किसके अनुसार माना गया है, तो डॉक्टर हरदेव बहारी के अनुसार। कौन से ग्रंथ को आधार बना करके माना गया है, तो प्राकृतिक साहित्य के इतिहास ग्रंथ को आधार बना करके माना गया है। और कौन सा है मूल स्रोत, तो ये आपको पता ही है, रतन शेखर कथा है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, पद्मावत के विभिन्न पात्र विभिन्न दार्शनिक तत्वों के भी प्रतीक है, इसी कारण इसको रूपक काव्य भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, पद्मावत में जितने भी पात्र हैं ना, वो अलग अलग दार्शनिक तत्वों के प्रतीक है। ठीक है, अलग अलग प्रतीक माना गया उनको, इसी कारण से इसको रूपक काव्य कहा जाता है पद्मावत को। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रबंध काव्य के भीतर 2 काव्यों को श्रेष्ठ माना है। कौन कौन से, एक तो रामचरितमानस है और ये किसका है, तुलसीदास जी का है, और एक पद्मावत है, ये जयसी का है। मतलब कि ये दोनों काव्य है, इनको इन्होंने सर्वश्रेष्ठ माना है प्रबंध काव्य में। ठीक है दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, और आपको मालूम ही है कि रामचरितमानस है तुलसीदास जी का, पद्मावत है जयसी का। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, इस पॉइंट में क्या कहा गया है कि पद्मावत के अंत में, जो पद्मावत जो काव्य है, इसके अंत में स्वयं जयसी जी ने, इसके जो लेखक है जयसी जी, इन्होंने क्या कहा है, जितने भी प्रतीक है, प्रतीकों के संकेत बताए हैं, और कौन से पद को आधार बना करके बताया है दोस्तों, तन चित्त उर मन राजा कीना, इस पद को आधार बना करके जितने भी पात्र हैं उनके प्रतीक बताए गए हैं। ठीक है, तो क्या क्या प्रतीक बताए गए हैं, हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि चित्तौड़ किसका प्रतीक है, राजा रतन सेन है वो किसका प्रतीक है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है। ठीक है, आपको याद रखना है। और मैंने 2000 क्वेश्चन की जो सीरीज करवाई उसमें भी काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन आए थे। देखिए दोस्तों, चित्तौड़ को बताया गया तन का प्रतीक। ठीक है, तन का प्रतीक बताया गया, तन यानी कि शरीर होता है। ठीक है, और सिंगलदीप जिसको श्रीलंका के नाम से जाना जाता है, इसको हृदय का प्रतीक बताया गया है, और ये दोनों जगहों के नाम है, स्थानों के नाम है। ठीक है दोस्तों, ये आपको मालूम है। और राजा रतन सेन है, ये इसके नायक है, और इनको माना गया मन का प्रतीक। ठीक है, राजा रतन सेन है, इनको मन का प्रतीक माना गया, ये इस पद्मावत जो रचना है इसके नायक है। और रानी पद्मावती है, ये नायिका है, और इसको बताया गया सात्विक बुद्धि का प्रतीक। ठीक है, सात्विक बुद्धि का प्रतीक बताया गया रानी पद्मावती को। इसके बाद है रानी नागमती। रानी नागमती है, ये सह नायिका का रोल अदा कर रही है इसमें, और इसको सांसारिक बुद्धि का प्रतीक बताया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। जो रानी पद्मावती है ये सात्विक बुद्धि की प्रतीक बताई गई है, और रानी नागमती है ये सांसारिक बुद्धि की प्रतीक बताई गई है। ठीक है, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। और रानी पद्मावती नायिका है इसकी, और रानी नागमती है ये सह नायिका है। ठीक है दोस्तों, देखिए, और हीरामन तोता है इसमें, जो गुरु का प्रतीक बताए गए हैं। ठीक है दोस्तों, हीरामन तोता है, तोता का नाम है ये हीरामन तोता, ये गुरु के प्रतीक है। राघव चेतन है, ये सभा पंडित है, और ये शैतान है। ठीक है दोस्तों, राघव चेतन, इनका नाम काफ़ी बार पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, 2-3 बार बना है, मैंने देखा है पिछले सालों में। और अलाउद्दीन खिजली है, ये माया के प्रतीक है। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पे ये सारी जानकारी दी है किसने, मलिक मोहम्मद जैसी जी ने, पद्मावत के अंत में। ठीक है, और इसके बाद जो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है,
उन्होंने थोड़ी सी फेरबदल की है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि रतन सेन है वो तो है आत्मा के प्रतीक, ठीक है दोस्तों, और पद्मावती है ये है परमात्मा की प्रतीक। ये फेरबदल किसने किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। लेकिन आपसे देखिए यहाँ पे उलझा सकता है आपको एग्जामिनर। कैसे उलझाएगा? पूछ लेगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार रतन सेन किसके प्रतीक है, तो आपको आत्मा करना है दोस्तों। और अगर आपसे पूछ ले कि जयसी जी, मतलब कुछ भी नहीं दे ऑप्शन में कि किसके अनुसार, सीधा ही बोल ले कि रतन सेन किसके प्रतीक है, तो आपको डायरेक्ट दोस्तों यहाँ पे बताना है मन, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है और अच्छे से समझ लेनी है, ठीक है। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है, इन्होंने इस रचना को समासोक्ति कहकर पुकारा है। समासोक्ति कहकर क्यों पुकारा है दोस्तों? क्योंकि समासोक्ति जो अलंकार है ये सूफी काव्य के जितने भी कवि है इनका प्रिय अलंकार है, और इसी के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको समासोक्ति कहकर पुकारा है, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये जो रचना है पद्मावती, इसमें एक जगह क्या होता है, एक स्थान पर नागमती है, उसके 12 महीनों की वियोग दशा है, उसका वर्णन किया गया है और उसे 12 मासा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। नागमती के 12 महीनों की जो वियोग दशा है, जो वियोग की अवस्था है, उसका वर्णन किया गया है और इसी को 12 मासा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो मतलब हर पॉइंट से क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। ये सभी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे जितने भी पॉइंट मैंने रखे ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को भक्ति काल का वेद वाक्य कहा है, ठीक है। वेद व्यास मत समझ लेना, वेद वाक्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने पद्मावत को भक्ति काल का वेद वाक्य कहा है, ठीक है, वेद वाक्य। देखिए दोस्तों, पद्मावत के आरंभ में जैसी ने ईश्वर स्तुति में लिखा है। ईश्वर स्तुति लिखी जाती है, मैंने आपको बताया था ना कल कि मशनवी शैली में क्या होता है, सर्वप्रथम तो वो अपने खुदा की मतलब कि ईश्वर की स्तुति में कुछ लिखता है, उसके बाद वहाँ का जो तत्कालीन साहेब वक्त होता है, मतलब कि तत्कालीन जो राजा होता है उसके लिए कुछ लिखता है, और उसके बाद वो अपना परिचय भी लिखता है। ये बात मैंने बताई थी कि मशनवी शैली में होती है। तो उसी तरीके से पद्मावत में जैसी जी ने ईश्वर स्तुति में मतलब कि खुदा की प्रशंसा में या फिर खुदा की वंदना में, खुदा की इबादत में जो लिखा है वो ये है कि सुमरो आदू एक करतारू जो ही जय दीन कीन संसारू, ठीक है दोस्तों। ये पंक्ति इन्होंने लिखी है पद्मावत के शुरुआत में, बिल्कुल आरंभ में, ठीक है। तो आपको ये याद रखनी है, पूछी जा सकती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये लिखी है आपके लिए, ठीक है दोस्तों। इस ग्रंथ के आरंभ में जयसी जी ने मशनवी शैली की जो रूढ़ी है, जो परंपरा चली आ रही है कि पहले ईश्वर वंदना करनी है, उसके बाद में साहेब वक्त मतलब कि जो राजा वहाँ के हैं उनकी प्रशंसा में कुछ लिखना है। तो शेरशाह थे इनके टाइम पे, तो इन्होंने इनकी प्रशंसा में लिखा है कि शेरशाह दहली सुल्तानू चारों खंड तपे जिस भानु ओई छाज राज ओ पाटू सब राजा भुई धरा ललाटू, ठीक है दोस्तों। ये इन्होंने लिखा है शेरशाह सूरी के लिए। लेकिन दोस्तों इनके बारे में एक और तथ्य जो प्रचलित है उसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसी को आधार बना करके कहा जा सकता है कि शेरशाह सूरी के शासनकाल में पद्मावत की रचना हुई थी। देखिए दोस्तों, ये पंक्ति इन्होंने अपने पद्मावत के आरंभ में लिखी है, तो इसको आधार बनाकर साफ साफ कहा जा सकता है कि शेरशाह सूरी का जो समय काल था उसी में पद्मावत की रचना हुई है, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये प्रचलित तथ्य वही है जो जिसके बारे में अभी ऊपर बात कर रही थी। शेरशाह सूरी ने क्या किया, एक बार जयसी जी इनके दरबार में आए थे, या फिर कई कई ऐसा भी लिखा है कि ये उनके पास गए थे। तो इनका जो जयसी जी थे ना, ये कुरूप थे, मतलब कि देखने में ज़्यादा अच्छे नहीं थे, इनकी आँख से भी ये काने थे। तो इनको देख कर के ना शेरशाह सूरी हंसने लगे, और हंसने लगे तो कभी उनको मतलब उनकी हंसी को सुन कर के बड़े शांत भाव से कभी बोले कि मोई का हंसेसी की हंसेसी को रही। मतलब इस पंक्ति का जो अर्थ है ना दोस्तों वो ये है कि तुम मेरे ऊपर हंस रहे हो या फिर उस कुम्हार के ऊपर हंस रहे हो। उस कुम्हार का मतलब ये है दोस्तों कि उस भगवान के ऊपर हंस रहे हो जिसने मेरी रचना की है, जिसने मुझको बनाया है। तो बताओ तुम किसके ऊपर हंस रहे हो, मेरे ऊपर या फिर उस ईश्वर के ऊपर। तो ये बातें सुन कर के शेरशाह सूरी अचंभित हो गए और एकदम शांत होकर उनके पैरों में गिर के क्षमा मांगी कि मुझे क्षमा कर दीजिए, भारी भूल हो गई है मेरे से। फिर इसी के बाद तुरंत कुछ समय के बाद ये शेरशाह सूरी है, ये क्या बोलते हैं, देखिए, मुख्य की कुरूपता को देखकर जो हंसे थे वे ही इनके प्रेम काव्य को सुनकर आंसू भर लाए। देखिए दोस्तों, ये जो है ना मलिक मोहम्मद जासी जी बहुत ही शानदार ये वाचन करते थे, बहुत ही अच्छा सुनाते थे। तो इनका जब इनकी रचनाओं के बारे में इन्होंने सुना, इनका जो प्रेम काव्य है उनको सुना शेरशाह सूरी जी ने, तो इन्होंने बोला कि जय मुख देखा तेव हंसा सुना तो आए आंसू। मतलब कि जब इनका मुँह देखा तो मैं हंस पड़ा था, लेकिन जब इनको मैंने सुना तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये किसने बोला है, खुद शेरशाह सूरी जी ने बोला। ये दोनों तथ्य है जो काफ़ी प्रचलित है। और आप कहोगे कि मैडम इसके बारे में कोई क्लियर बात मतलब लिखी हुई नहीं है कहीं भी, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो कथन है ना, ये वाली जो पंक्ति है,
ये बार बार एग्जाम में दे दी जाती है और पूछी जाती है कि ये किसकी है, ठीक है। तो आपको ये मालूम होनी चाहिए। मैंने भी काफ़ी एग्जाम दिए तो मेरी भी एग्जाम में काफ़ी बार ये पंक्ति आई है। मोई का हंसेसी की हंसेसी को रही, मतलब तुम मेरे ऊपर हंसते हो या फिर उस कुम्हार के, उस ईश्वर के ऊपर हंसते हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आगे पढ़ते हैं। पद्मावत का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया दोस्तों 1650 ईस्वी में आलो उजाला। देखिए आलो उजाला कवि है, इन्होंने किया, ठीक है। और किसके कहने पर किया? बजीर मग्न ठाकुर के कहने पर, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि पद्मावत का बांग्ला भाषा में अनुवाद हुआ 1650 ईस्वी में। आलो उजाला कवि है, इन्होंने किया और बजीर मग्न ठाकुर के कहने पर किया, ठीक है दोस्तों। पद्मावत के उपसंहार खंड में चर्चित पंक्ति है। देखिए दोस्तों, उपसंहार खंड जो है पद्मावत का, इसमें चर्चित पंक्ति है, ओ मन जानी कबित असकीना, मक्कू ये रहे जगत में चीना। ये काफ़ी चर्चित पंक्ति है, बार बार एग्जाम में आती है, कई बार आई है, मैंने खुद देखा है इनको। ओ मन जाने कबित असकीना, मक्कू ये रहे जगत में चीना, ठीक है दोस्तों, आप इनको याद रख लेना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि जैसी प्रेम की वेदना के कवि है। क्या कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने? कि मलिक मोहम्मद जैसी है ये प्रेम की वेदना के कवि है, ठीक है दोस्तों, ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अब देखिए ये पद्मावत के बारे में जितने भी तथ्य थे वो हो गए यहाँ पे खत्म। अब हम पढ़ते हैं अखरावट के बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में ज़्यादा कोई तथ्य है नहीं, अखरावट के बारे में एक दो ही तथ्य देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अखरावट जो इनकी रचना है, ये वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को लेकर के सूफी सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। जितने भी वर्णमाला में अक्षर होते हैं ना दोस्तों, उनको लेकर के जितने भी सूफी सिद्धांत है उनका वर्णन किया गया है, ठीक है। एक तो ये तथ्य जो इसके बारे में प्रचलित है। दूसरा है कि चौपाई छंद का प्रयोग इसमें किया गया है अखरावट में, ठीक है दोस्तों। यही एक दो पॉइंट है जो इसमें महत्वपूर्ण है अखरावट में। अब देख लेते हैं आखिरी कलाम में क्या बात कही गई है। तो दोस्तों इनकी जो रचना है आखिरी कलाम, इसके बारे में कहा जाता है कि ये बाबर के शासनकाल में लिखी गई थी, ठीक है दोस्तों, बाबर के में। ये आप याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि आप उलझ सकते हो यहाँ पे कि पद्मावत किसके में लिखी गई और आखिरी कलाम किसके में लिखी गई। तो आखिरी कलाम है ये बाबर के में लिखी गई, ठीक है दोस्तों। और आखिरी कलाम में रोजे कयानत, रोजे कयानत का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रलय का दिन, मतलब कयामत का दिन, ठीक है। रोजे कयामत यानी कि प्रलय के दिन का वर्णन किया गया है, ठीक है। और ये पॉइंट है ना, यहाँ से क्वेश्चन आता है, अगर इसमें से आखिरी कलाम से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ना, तो ये सेकंड पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है हमेशा कि क़यामत के दिन का वर्णन कौन सी रचना में किया गया है, क़यामत के दिन के बारे में चर्चा कौन सी रचना में हुई है मलिक मोहम्मद जैसी की में, तो वो आखिरी कलाम में हुई है, ठीक है दोस्तों। और ये हमारा वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है और आप मुझे बताना आपको वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। मैंने प्रयास किया कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ, लेकिन फिर भी कहीं पे आपको लगता है कि त्रुटि रह गई है, कोई कमी रह गई है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है दोस्तों। ओके, बाय बाय।